तो हेलो मित्रों, मेरा नाम है शिवांश मिश्रा। मैं आपका सहपाठी हूँ। मैं कक्षा 11 का एक छात्र हूँ और मेरे दिमाग में एक लॉजिकली थॉट आया कि मैं किसी चैप्टर को अच्छे तरीके से, डीप तरीके से पढूं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो क्यों नहीं समझा सकता। इसी प्रकार मैंने इस समय कक्षा 11 की फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है फ्रिक्शन, और उसको हिंदी में घर्षण भी कहते हैं। मैंने दोनों तरीके से उनका एक्सप्लेन किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे इतना पढ़ाऊँ 6-7 दिन, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ जिससे मेरा रिवीजन होगा और आपको मैं अच्छे से समझा सकूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ आपको कौन चीज़ समझने में ज़्यादा तकलीफ होगी, कौन चीज़ आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपका सहपाठी हूँ। अब हालांकि बात यह है कि आप ये सोचेंगे कि आप मुझसे क्यों पढ़ें, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे अध्यापक मिलेंगे, आप जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही हैं उनके पास भी पढ़ना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे। आप ये मानते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अध्यापक से अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, परंतु अपने मित्रों से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुझे एक मौका ज़रूर दें। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है। मैंने अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स की सहायता से आपको समझाऊंगा, और जो चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी किसी रफ पे एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ एक मौका ज़रूर दें। तो मित्रों, अध्याय का नाम है घर्षण। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि घर्षण क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि घर्षण एक प्रकार का बल है। और आप ये जानिए कि इस ब्रह्मांड में कह लीजिए या कहीं कह लीजिए, बल कई रूप में पाया जाता है। घर्षण बल आप ये भी पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल शायद आप जानते हो, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, न जाने कितने प्रकार के बल होते हैं। वैसे ही ये घर्षण बल है। तो अब चलिए हम घर्षण बल में आपको बताते हैं कि इसमें थोड़ा क्या होता है, किस प्रकार से घर्षण बल होता है, क्या होता है ये। देखिए, परिभाषा में तो ये कहेंगे आप, मेज पर रखी वस्तु को ढकेलने पर वह थोड़ा दूर जाकर रुक जाती है। उस वस्तु की गति का जो विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। तो मैं आपको समझाऊं तो यदि मेज पर कोई वस्तु रखी है, आपने उसको धक्का दे दिया, तो वो थोड़ी दूर धक्के के बाद चलकर जाएगी और रुक जाएगी। अगर जड़त्व का नियम आपने पढ़ा है तो उस नियम के अनुसार ये होता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति ही करना चाहेगी, वो रुकना नहीं चाहेगी। तो फिर ये क्यों रुकी? ये इसलिए रुकी क्योंकि इस पर किसी बाह्य बल ने कार्य किया। तो ये बता रहा है कि आपने इसको धक्का दिया और इस पर किसी बाह्य बल ने कार्य किया, तब ये रुकी। तो वो जो बाह्य बल कार्य कर रहा है वो बाह्य बल ही घर्षण बल है। वही लिखा है, देखिए लिखा है, मेज पर रखी वस्तु को ढकेलने पर और थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। तो उस वस्तु की गति का जो विरोध करता है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। तो आप अभी ये समझ गए होंगे कि घर्षण बल क्या होता है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि घर्षण बल के कारण क्या है। चलिए अब मैं आपको घर्षण बल के कारण के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, घर्षण बल का जो कारण है वो एक तो प्राचीन लोगों ने बताया है, जिसे ओल्ड व्यू कह सकते हैं हम, और आधुनिक लोगों ने बताया, इसे हम लोग मॉडर्न व्यू कह सकते हैं। देखो, प्राचीन लोगों के अनुसार वो ये कहते थे कि जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ये कोई एक वस्तु है, उसके परमाणु हैं। इस प्रकार से आप जानते हैं परमाणु गोल होते हैं और जुड़े होते हैं, और उसके ऊपर एक दूसरी वस्तु रखी है और उस दूसरी वस्तु के ये परमाणु हैं। ये प्राचीन लोग इस प्रकार बता रहे थे। तो यदि आप इसको देखें, इसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि दो परमाणु, उनके बीच में एक परमाणु है और ये इधर उधर टकरा के रखा है। तो जब आप ऊपर वाले परमाणु को ढकेलेंगे तो उसे टकराएगा, और टकराने के कारण ये रुकेगा। अगर आप ज़्यादा बल लगाएंगे तो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो भी टकरा टकरा के अंत में रुक ही जाएगा। तो ये कारण बता रहे थे, घर्षण बल का ये कारण होता है, इस कारण से घर्षण बल होता है। अगर आप कहें इसे कहते क्या है, तो इसे इंग्लिश में इंटरलॉकिंग और हिंदी में अंतर्ग्रथन कहते हैं। अभी आप तो जानते हैं कि खुरदरी चीज़ है, उस पर अगर बॉल को आप रख के ऐसे ढकेल देंगे तो वो ऐसे ऐसे लड़ के थोड़ी दूर भले जाए, बाद में रुकी जाएगी। यहाँ पे वो मेनली वही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और हम आधुनिक मत की बात करें तो आधुनिक मत जो होता है उसमें ये बताया गया है कि यदि जैसे कि दो वस्तु रखी हैं, एक वस्तु हमारी ये रखी है और उसके ऊपर एक दूसरी वस्तु रखी है, तो उनके जो एटम होते हैं उन एटमों के मध्य में एक आकर्षण बल होता है। वो आकर्षण बल उन दोनों को अपनी ओर खींचे रखता है, लंबवत। अब जब ये एक दूसरे को खींच रहे हैं तो जब इन पर बल लगाएंगे ना, तो इस बल का यही विरोध कर रहे हैं। आधुनिक बल ये बताता है। आधुनिक बल के अनुसार ये, अगर आप कहें इसे कहेंगे क्या, तो इसे हम लोग अगर इंग्लिश में कहें तो इसे एंट्रोटॉमिक अट्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में अंतर आणविक। अगर आप चाहें तो फिर से आपको ऊपर वाले को बता दें, प्राचीन मत को हम लोग इंटरलॉकिंग या फिर अंतर्ग्रथन कहते हैं, और आधुनिक मत को हम लोग एंट्रोटॉमिक और अंतर आणविक आकर्षण कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको हमने बता दिया घर्षण बल क्या होता है और घर्षण बल के कारण क्या होते हैं। तो आपको हम घर्षण बल के प्रकार भी बता दें। देखिए, घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण बल और एक हमारा गतिक घर्षण बल। दो प्रकार के घर्षण बल होते हैं। इंग्लिश में बात करी जाए तो स्थैतिक घर्षण को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और गतिक घर्षण बल को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा याद इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि जब आगे इनका हम लोग के फार्मूला बनाते हैं तो इंग्लिश के ही लेटरों का यूज किया जाता है, इसीलिए इंग्लिश के नाम भी याद रखिएगा, आगे आपको इनके साथ जरूरत पड़ सके। अब नीचे आते हैं इनकी परिभाषा। तो सबसे पहले आपको परिभाषा बताता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो घर्षण बल का पहला प्रकार है वो है गति घर्षण बल। गति के दौरान संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को गति घर्षण बल कहते हैं। इसको नॉर्मली आप बना के लिख सकते हैं, कोई खास कठिन परिभाषा है ही नहीं। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु गति कर रही होती है
तो उनके संपर्क तलों के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही हम लोग गति आकर्षण बल नहीं, घर्षण बल। जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उनके मध्य संपर्क तलों के मध्य में जो घर्षण बल लगता है उसे ही गति घर्षण बल कहते हैं। इसे आप नॉर्मली बना कर लिख सकते हैं, कोई खास कठिन नहीं। इसी प्रकार से स्थैतिक घर्षण बल का भी आप बना सकते हैं, नाम ही से समझ रहेंगे। स्थैतिक माने स्थित, खुद बना सकते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब दो वस्तु विरामावस्था में होती हैं तो उनके मध्य में जो घर्षण बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ये कोई कठिन नहीं है, आप लोग बहुत नॉर्मली समझ गए होंगे और इसे मतलब बनाकर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। देखिए हम लोग ये सब जानते हैं कि जब हमको बल को डिनोट करना होता है, बल को, तो बल को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एफ का प्रयोग करते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन जो गतिक घर्षण बल को जब हमें गतिक घर्षण बल को हमें जब डिनोट करना होता है तो हम एफ लिखते हैं और एफ के नीचे बताइए क्या लगाएंगे। मैंने आपसे भी कहा था कि इनका नाम इंग्लिश में इसीलिए याद किया जाता है। देखो आपको याद हो कि गति घर्षण बल को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसीलिए काइनेटिक से किया जो होता है वो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इसको नोट करेंगे। यदि हम स्थैतिक घर्षण बल की बात करें तो स्थैतिक घर्षण बल, इसे भी हम पहले एफ लिखेंगे, फिर आप याद हो स्टैटिक फ्रिक्शन कहते थे, इसलिए यहाँ पे ऐसा जाएगा। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पे एक नया नाम देख रहे हैं। आपने अब पर पढ़ा था कि दो ही प्रकार के घर्षण बल होते हैं, गति घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। तो ये सीमांत घर्षण बल कहाँ से आ गया? मैं आपको बताऊं कि सीमांत घर्षण बल कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि सीमांत घर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए सीमांत घर्षण बल को इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। खैर इसका कोई वो है नहीं आगे आपको, लेकिन हाँ जानना तो सब जरूरी है। सीमांत घर्षण बल को इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप कहें ये भाग कहाँ से आ गया, फिर जो ऊपर दो ही लिखे थे, जी असल में दो ही भाग है। ये जो आपको सीमांत घर्षण बल दिख रहा है ना, ये स्थैतिक घर्षण बल का भाग है। तब मैं आपको डिफिनेशन पहले बता देता हूँ। देखो डिफिनेशन में लिखा है कि स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली होती है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सीमांत घर्षण बल क्या है। देखिए जब वस्तु स्थित होती है तो उसके मध्य में घर्षण बल कार्य करता है, तो हम उस पर बल लगाते हैं। जैसे हमने थोड़ा कम बल लगाया तो वस्तु बढ़ी नहीं, हमने थोड़ा और बल लगाया, वो भी बल स्थैतिक घर्षण बल से कम है, तो फिर भी वस्तु नहीं बढ़ी। फिर क्या है, हमने थोड़ा और बल लगाया, अब वो बल इतना लगाया है कि अब इस बल से अगर थोड़ा भी ज़्यादा लगा दें तो वस्तु गति कर जाएगी। तो वो यानी कि अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, समझ रहे हैं मैं क्या करूँ? अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल मतलब उससे अगर थोड़ा भी आगे लगा दे तो फिर वो हमारा गति घर्षण बल में बदल जाए। उस अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अगर आपको सीमांत घर्षण बल को डिनोट करना हो तो अगर आपको सीमांत घर्षण बल को डिनोट करना हो तो इसको डिनोट करने के लिए आप सबसे पहले तो एफ लिखेंगे। और आपको हमने अभी बताया ही था कि सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल का ही भाग होता है, तो इसके नीचे एफ भी लिख देंगे आप। अब एक चीज़ आपको नियम ऐड करनी पड़ेगी। अभी हमने आपको बताया था कि स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, उसे क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। तो यहाँ पे आप मैक्स भी लिख देंगे, बस यहाँ पे एफ मैक्स लिख दीजिए। इस तरीके से आप डिनोट कर लेंगे। किसी डिनोट कर लेंगे सीमांत घर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, थोड़ी यहाँ पे लिखा क्या है देखिए, गति प्रारंभ करते ही वस्तु पर गति घर्षण बल कार्य करने लगता है। ये तो जानते हैं, जैसे गति प्रारंभ करने लगेगी तो फिर उस पर स्थैतिक थोड़ी काम करेगा, फिर तो उस पर गति घर्षण बल कार्य करने लगेगा। तो अब नीचे लिखा है जिसका मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है। थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन देखिए इसका मतलब ये है अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल यानी कि सीमांत घर्षण बल। ये जो सीमांत घर्षण बल होता है ये गति घर्षण बल से अधिक होता है। ये चीज़ आप जानिए कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर जो घर्षण बल लग रहा है वो कम होगा। किससे कम होगा? जब वस्तु स्थित है और उतना बल लगा जाए कि वो ठीक बस गति करने वाली हो, वो बल सीमांत घर्षण बल कहलाएगा। और वो सीमांत घर्षण बल गति घर्षण बल से अधिक होगा। तो ये चीज़ जान लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे सीमांत घर्षण बल के कुछ नियम लिखे हैं, इनको थोड़ा समझ लीजिए। नियम क्या लिखे हैं ये देखिए। सबसे पहला नियम लिखा है कि सीमांत घर्षण बल वस्तु के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे ये बता रहा है जैसे कि अब ये इस पेपर पर पेन रखा है और इस पर कुछ घर्षण बल कार्य कर रहा होगा, तो जो घर्षण बल कार्य कर रहा है ये इस पेपर के क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता है। आज पेपर का क्षेत्रफल अभी इतना है, अगर केवल इतना हो जाए तो भी ये घर्षण बल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बता रहे हैं, समझ गए ना आप? चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि जो सीमांत घर्षण बल संपर्क में स्थित तल की पकड़ कि वह कितना चिकना है और कितना खुरदरा पर निर्भर करता है। हाँ ये चीज़ अब ये बता रहा है। इसने कहा देखो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तो निर्भर किस पे करता है? वो निर्भर इस पे करता है कि ये पेपर कितना चिकना है और कितना खुरदरा है, इसकी प्रकृति क्या है। अब ये देखिए इतना चिकना है तो इस पर जो सीमांत घर्षण बल है वो कम है। अभी यहीं पे खुरदरा होता, खुरदरा तो आप समझते हैं इसे क्या होता है। खुरदरा होता तो उस पर जो सीमांत घर्षण बल होता है उसका मान बढ़ जाता है। इस चीज़ पर निर्भर करता है, समझिए ना, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है सीमांत घर्षण बल। आगे आ जाते हैं। आगे बता रहा है कि सीमांत घर्षण बल वस्तु के संपर्क तलों में स्पर्श रेखीय होता है तथा उस दिशा के विपरीत दिशा में क्रिया करता है जिस दिशा में वस्तु चलने के लिए प्राप्त होती है। अब आप ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली बस इतना बता रहा है कि ये पेन रखा है भाई, ये वस्तु है। अब इस वस्तु पे जो है हमने बल लगाया, हमने इस वस्तु पे बल लगाया, छोड़ दिया, तो मेरा बल किस दिशा में है? मेरा बल इस दिशा में है। समझ रहे हैं कौन? ये वाली दिशा।
ये वाली दिशा मेरे बल की दिशा है, तो फिर ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार घर्षण बल की दिशा क्या होगी, मेरे बल की दिशा के विपरीत। अगर मैं इस बल में दिशा लगा इस दिशा में बल लगा रहा हूँ, तो सीमांत घर्षण बल की जो दिशा होगी वो ये होगी। तभी तो रुकेगा ना, जब ये आगे जा रहा है और इस पर सीमांत घर्षण बल कार्य कर रहा है इधर की ओर, तो ये थोड़ी दूर आगे जाकर रुक जाएगा। ये तीसरा नियम बता रहा था। अब लास्ट नियम पढ़ लीजिए। लास्ट नियम में बताता है कि सीमांत घर्षण बल वस्तु के बीच कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपाती होता है। तो आप अभी सोच रहे हैं, देखिए हमको सीमांत घर्षण बल तो मालूम चल गया है, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, लेकिन यार अब ये बीच में अभिलंब प्रतिक्रिया आर कहाँ से आ गया, अनुपाती हो गया, हम मान गए, लेकिन आर का मतलब तो नहीं समझ में आया ना। तो चलिए मतलब समझाते हैं आपको। देखिए इसका कोई बहुत खास मतलब मैं नहीं जानता हूँ, मगर जब मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने थोड़ा बेस पढ़ा और थोड़ा नॉर्मली जान गया कि ये आर होता क्या है। तो आपको बता दूँ, जैसे कि कोई मान लीजिए ये तल है, इस तल पर कोई भी ये वस्तु रखी है। अब द्रव्यमान से लेते नहीं है, फिर भी हम लिखे दे रहे द्रव्यमान, कोई ये वस्तु रखी है, तो आपको मालूम है ये वस्तु गति नहीं करेगी। ये वस्तु गति कब नहीं करेगी आपको मालूम है, ये वस्तु गति तब नहीं करेगी जब इसके इधर लग रहा है कोई बल, तो वो इधर लग रहा है भी कोई बल, ये दोनों बल बराबर होने चाहिए। या फिर अगर अब देखो इधर उधर तो बल लगाया जाता है तो इनको छोड़ ही दो, लेकिन एक बल होता है जो वस्तु के नीचे की ओर लगा करता है हमेशा। और जब ये नीचे की ओर लग रहा है और ये वस्तु स्थिर है, क्यों, इसलिए स्थिर है तो कोई बल इसके बराबर होना चाहिए जो ऊपर की ओर लग रहा है। अब कहें नीचे की ओर कौन बल लग रहा है, जो इसका द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल बराबर m×a होता है, आप जानते हैं ना, और ये यहाँ पे g हो जाएगा, तो mg इसीलिए होता है। तो नीचे की ओर इसके द्रव्यमान के कारण mg बल लगता है। अब चूंकि mg बल नीचे लग रहा है, इसीलिए एक बल कोई ऊपर लगेगा तभी ये वस्तु स्थिर होगी। तो ऊपर जो बल लग रहा है वो r है, और इस ऊपर लगने वाले बल को ही अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है, बस कोई द्रव्यमान के कारण एक बल नीचे लगता है जो mg बल होता है, और उस बल के विरुद्ध ही ऊपर की ओर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। अब चलिए आगे चलिए हम आपको बता देते कि अभी आपने इस नियम में पढ़ा था कि जो हमारा सीमांत घर्षण बल होता है, वो सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया मैंने आपको भी समझाई आर होती है, और सीमांत घर्षण बल तो हमारा एफएस मैक्स होता है, ये भी आप जानते हैं। तो क्या बताया, जो सीमांत घर्षण बल होता है वो अनुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया के, ये चीज़ आप जान गए। तो अब आप ये भी जानते हैं कि जब हम अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लाते हैं, तो हमको कोई नियतांक लाना होता है। तो यहाँ पर एक नियतांक उसी में दिया गया है, वो म्यूएस है। ये नियतांक आएगा तो जो आपका ये सीमांत घर्षण बल है, ये म्यूएस गुणे आर के बराबर हो जाएगा। म्यूएस दो चीज़ नहीं, आपको पहले मैं बता दूँ, म्यूएस एक ही चीज़ है। यहाँ म्यू जो है वो भी आपको बता रहा है क्या है, परंतु आपको बता दें जो एस है, ये एस इसलिए लगा है क्योंकि स्थैतिक को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पे के लग जाएगा अगर, तो ये गतिज को प्रदर्शित करने लगेगा। तो अब आप पहले जान लीजिए म्यूएस क्या होता है। पहले ये जरूर याद रखिए कि ये है क्या, जो एफएस मैक्स है यानी सीमांत घर्षण बल है, उसको निकालने का सूत्र म्यूएस आर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आपको बताते हैं म्यूएस क्या है। देखिए म्यूएस सबसे पहले तो जान गए हैं, यही लिखा है, दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप जान ही गए कि ये जो म्यूएस है ये एक नियतांक है, जान गए म्यूएस एक नियतांक। लेकिन म्यूएस एक और चीज़ है, क्या है, जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहते हैं। वैसे तो म्यू को घर्षण गुणांक ही कहते हैं, मगर स्थैतिक क्यों लगा आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ ऐसा लगा था, यहाँ पे अगर के लग जाता तो इसे गतिज घर्षण गुणांक कहा जाता। ये चीज़ आप जान लीजिए, जरूरी है। तो मतलब समझ गए आप क्या है म्यूएस। म्यूएस एक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहा जाता है। सूत्र हमको ये पता चला है कि जब हमें सीमांत घर्षण बल यानी एफएस मैक्स निकालना होता है, तो एफएस मैक्स बराबर म्यूएस आर होता है, जिसमें म्यूएस स्थैतिक घर्षण बल गुणांक है और आर अभिलंब प्रतिक्रिया है। अगर इस नोट में आप देखें तो नोट में ये लिखा है, ये एफएस क्या होगा आपको मालूम है, ये स्थैतिक घर्षण बल होगा, क्योंकि इसमें मैक्स नहीं लगा ना, इसीलिए ये होगा स्थैतिक घर्षण बल। और ये जान लीजिए कि स्थैतिक घर्षण बल हमेशा या तो सीमांत घर्षण बल से कम होगा या उसके बराबर होगा, क्योंकि अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल ही सीमांत घर्षण बल होता है। अब आप ये देख लीजिए, ये जो सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल क्या है, ये तो आप जानते हैं क्या, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल। ये किसके बराबर होता है, तो अभी ऊपर ही लिखा था, वही चीज नीचे लिखिए, एफएस मैक्स बराबर म्यूएस आर। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, गति प्रारंभ होने से पूर्व गति उत्पादक बल। कोई वस्तु रखी है, उस पर हम बल लगा रहे हैं, इतना बल लगा रहे हैं कि वस्तु आगे बढ़ नहीं पा रही है, मतलब मेरा बल कम है, अभी मेरा बल कम है। तो उसने बताया जब आप इतना बल लगा रहे हैं कि वस्तु में गति उत्पन्न नहीं हो पा रही है, तो जो आपका बल होगा, आपके द्वारा लगाएगा बल, वो स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होगा। क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल तो मतलब वो भी हो सकता है, सीमांत घर्षण बल अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल होता है, उससे कम भी हो सकता है, इसीलिए जो आप बल लगाएंगे वो स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होगा, परंतु कम होगा म्यूएस आर से। म्यूएस आर से कम क्यों होगा आपको मालूम है, क्योंकि म्यूएस आर क्या होता है, ये एफएस मैक्स होता है, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, इसलिए इससे ही आपका बल कम होगा। अभी आप जान जाएंगे इससे कम होगा, क्यों इससे कम इसलिए होगा क्योंकि जब ठीक गति प्रारंभ करने वाली होगी तो बल क्या होगा, तब वो एफएस मैक्स के बराबर होगा, म्यूएस आर के बराबर होगा, समझे ना। अब आप इस पर इतना बल लगाए हैं कि अब अगर 1 इंच भी थोड़ा सा भी लगा दिए तो ये गति करने लगेगी। तो ये जो आपका बल है ये सीमांत घर्षण बल है।
तो ये जो आपका बल है सीमांत घर्षण बल एफ एक्स मैक्स के बराबर होगा, यही बल आपका म्यू आर के बराबर होगा। और यदि आपने इतना बल लगा दिया है कि वस्तु जो है वो गति करने लगी है, तो आपका बल एफ एक्स मैक्स से बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप। देखिए हमारा अगला टॉपिक आ गया है घर्षण कोण, जिसे अंग्रेजी में बात करें तो इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अब ठीक लग रहा है। तो ये देखिए हमारा टॉपिक है घर्षण कोण। अभी हम आपको सब पहले तो ये बता देंगे लिखा क्या है इसमें, क्या है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण एफ एस मैक्स और अभिलंब प्रतिक्रिया आर के परिणामी एस तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आर के बीच बना कोण समतल का घर्षण कोण कहलाता है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही कर दें। कोण हो जाएगा शायद, कोण समतल का घर्षण कोण कहलाता है। इसे फाई से प्रस्तुत करते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं क्या है। फिगर देखिए, देखो इस फिगर में ये बता रहा है कि घर्षण कोण क्या होगा। इस फिगर में बता रहा है कि जो आपका सीमांत घर्षण बल होता है, सबसे पहले एफ एक्स मैक्स लीजिए। देखिए फिर भी गलत लिखा है, गलत ही लिखा रहता है एफ एक्स मैक्स। जो आपका सीमांत घर्षण बल होता है और जो आपका अभिलंब प्रतिक्रिया यानी आर होता है, इनका परिणामी एस। अब आप अगर ये नहीं जानते कि परिणामी क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं। परिणामी कर दीजिए, आपने सदिश विश्लेषण वाला अध्याय पढ़ा है तो उसमें एक सदिश त्रिभुज योग का नियम, समांतर त्रिभुज योग का नियम, इस प्रकार से 2-3 नियम हैं। उन नियम में परिणामी निकलता है। अगर जैसे दो आपको सदिश दिए गए हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दिखा रहे हैं, तो इन त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी उसे परिणामी सदिश कहते हैं। इसी प्रकार इनमें भी ये परिणामी निकाला जाता है। ये देखिए बता रहा है कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं। मैं ये बता रहा है कि सबसे पहले आपका एफ एक्स मैक्स होना चाहिए, फिर आपका अभिलंब प्रतिक्रिया होना चाहिए, जिससे आप परिणामी निकाल लेंगे। आपने परिणामी निकाल लिया है तो अब बता रहा है कि परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यहाँ पे थीटा है, ये क्या है, ये है घर्षण कोण। अब अच्छे से जानेंगे कि अब घर्षण कोण क्या है। घर्षण कोण सीमांत, अब फिर से बता देता आपको कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आइए, अब देखिए यहाँ पे संबंध वाले क्वेश्चन आ गया। देखिए आपको घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण में संबंध बताना है। अभी हमने आपको बताया घर्षण कोण क्या है, ये तो आप जान के क्या ही बार बार बताया घर्षण गुणांक। अब ये बताइए घर्षण गुणांक क्या है। देखिए आपको मैंने बताया था एक बेसिक चीज़, देखते हैं अगर आप जान पाएँ कि नहीं जान पाएँ। घर्षण गुणांक को क्या किससे आप डिनोट करेंगे। अगर आप इसे म्यू एस या म्यू के से डिनोट कर रहे हैं तो वैसे इतना बड़ा कोई मिस्टेक नहीं है, आपके नंबर नहीं कट रहे हैं, लेकिन फिर भी बेसिकली अगर आप दिमाग लगाएं तो यहाँ पे घर्षण गुणांक का मतलब केवल म्यू होगा। अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक होता तो उसे म्यू लिख देते हैं, गति घर्षण गुणांक होता तो उसे म्यू के लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे अभी केवल ये पूछा है कि घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध बताइए। अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये है फिगर वही वाला जो जिससे हमने वो निकाल घर्षण कोण समझा था, क्या है वही वाला फिगर है। इसी फिगर से अभी हम स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसी फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम ये लिख रहे हैं कि आपको देखो इसके थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा। ये देखिए आपको थीटा दिख रहा है, तो अगर हम tan थीटा से लिखें, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर हम इस थीटा को लेकर के tan थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर लंब, अब देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो लगी में भुजा होती है कर्ण को छोड़ के वो आधार होती है। तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्स लंब हो जाएगा, क्योंकि देखो समांतर है। और जो हमारा क्या कहते हैं, क्योंकि उसी दिशा में आ रहे हैं तो आधार की जगह पे हम आर लिखेंगे। tan थीटा बराबर हमारा एफ एक्स मैक्स बटे आर हो जाएगा। tan थीटा देखो एफ एक्स मैक्स का सूत्र हमें याद है, म्यू एस आर होता है। एस लगाना लगाए, लेकिन लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर म्यू एस बटे आर होता है, आर कट जाएगा तो म्यू एस बराबर tan थीटा। आपको मालूम है tan थीटा क्या है, थीटा होता है हमारा घर्षण कोण। अगर आप इसे tan थीटा भी लिख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से संबंध ही प्रतिपादित कर रहा है, दिखा रहे हैं। यानी ये आपका हो गया है घर्षण कोण और ये आपका हो गया है घर्षण गुणांक। तो आपका घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में प्रतिपादित हो गया कि tan थीटा बराबर म्यू एस होगा। ये देखिए लिखा दिया घर्षण गुणांक, ये हमारा घर्षण बल। बहुत आसान था, समझ गए होंगे आप। देखिए अभी आपने पढ़ा था कि जो घर्षण बल होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, एक होता है गति घर्षण बल। लेकिन देखिए गति घर्षण बल के भी 2 भाग होते हैं। गति घर्षण बल का जो पहला भाग होता है उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं, दूसरा भाग होता है लोटनी घर्षण बल कहते हैं। अंग्रेजी में सर्पी घर्षण बल को स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लोटनी घर्षण बल को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसमें हम आपको एक जो बेसिक सा डिफरेंट है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आप ये एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जान लीजिए कि गति घर्षण बल क्या होता है। जबकि वस्तु गति कर रही है तो उसके और तल के मध्य में जो घर्षण बल लग रहा है उसे गति घर्षण बल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं सर्पी घर्षण बल यानी कि स्लाइडिंग घर्षण बल क्या होता है। लिखा देखिए, इसको पढ़ लीजिए पहले। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकती है तो उस वस्तु के संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। यानी ये नॉर्मली जो आपको मैंने अभी बताया था कि यदि किसी वस्तु में मैंने बल लगाया वो गति कर रही है, तो अब इस पेन और इस कागज के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, क्योंकि सरक रही है ना, क्योंकि ये सरक रही है, तो सरकने का इसके मतलब जो घर्षण बल लग रहा है उससे सर्पी घर्षण बल यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं।
तो चलिए अब आपको लोटनिंग फ्रिक्शन बताते हैं, अरे सॉरी लोटनिंग घर्षण बल यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। अभी नॉर्मली ये देखिए क्या आप डिफरेंस समझ जाएंगे दोनों गति घर्षण बल में क्या अंतर है। अभी आपने देखा था ऐसे गति कर रही थी, लेकिन आप बताइए ये तो पेन है यार, ये तो बेलन के आकार का है, कोई बॉल होती तो वो भी ऐसे ही करती। आप बताइए अभी तो ये गति कर रहा है, अभी तो ये नाचते हुए गति कर रहा है, इसको उठाइए इसको लेते हैं, अभी तो ये गति कर रहा है गोल गोल घूमते हुए, तो अभी तो कोई घर्षण बल कार्य कर रहा होगा ना। तो जब कोई वस्तु रोल करते हुए किसी तल पर गति करती है तो उसके और उस तल के मध्य में जो घर्षण बल लगता है उससे ही लोटनी घर्षण बल या फिर रोलिंग घर्षण बल कहते हैं। यहाँ लिखा है, इसे आप पढ़ लीजिए। जब कोई वस्तु जैसे बेलन या गोला आदि किसी दूसरी वस्तु के तल पर बिना फिसले लुढ़कते हैं तो वह घर्षण बल लोटनी घर्षण बल कहलाता है। तो अभी एक तो नोट में ये चीज़ लिखी, ये चीज़ हमेशा रखिएगा। आपको लगता है जो आपका नॉर्मली बताया जा रहा हूँ, ये जो लोटनी घर्षण बल होता है ये हमेशा आपके सर्पी घर्षण बल से कम होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं लुढ़कने की चीज़ आसान होती है और घिसने की चीज़ कठिन होती है। इसीलिए लुढ़कने वाला जो कम होगा किससे, घिसने वाले से, यानी कि लोटनी कम होगा किससे, सर्पी से। ठीक है, आपको विराम कोण अथवा सर्पी कोण, अथवा नहीं एक ही चीज़ है, विराम कोण को सर्पी कोण कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। चलिए आपको ये समझाते हैं ये क्या है। ये पहले जो यहाँ पे लिखा है इसे यहाँ पर लीजिए। यहाँ पे लिखा क्या है, किसी अनंत तल समझ जाइए, कोई चीज़ जब टेढ़ी रखी है इस तरीके से टेढ़ी और एक ऐसे छत, ये देखिए ये चित्र बना है, इसे अनंत तल कहते हैं, इसे क्षैतिज तल कहते हैं, नीचे वाले को समझ गए ना। पढ़िए, किसी अनंत तल का क्षैतिज से आंतरिक वह न्यूनतम झुकाव या कोण जिसके लिए तल पर स्थित कोई वस्तु ठीक फिसलना प्रारंभ करने वाली होती है विराम कोण अथवा सर्पी कोण कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान वस्तु तथा तल के पदार्थ तथा संपर्क तल के पकेट पर निर्भर करता है। चलिए नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ पीछे बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। तो घर्षण कोण के लिए आप यहाँ पे देख रहे थे हमारा tan थीटा लगा था। घर्षण कोण को थीटा जो कोण थीटा से प्रदर्शित करना है, लेकिन नॉर्मली गलत नहीं है, इसे थीटा से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी आप बेसिकली जान लें कि घर्षण कोण को जो कोण लेते हैं तो फाई से प्रदर्शित करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भूल गए तो थीटा ठीक, कोई गलती नहीं, लेकिन घर्षण कोण को फाई से tan फाई यहाँ पे लिखा होना चाहिए, जहाँ पे tan थीटा लिखा है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि विराम, अब पहले चाहिए बता देता हूँ, अब जैसे घर्षण कोण को फाई से प्रदर्शित करते थे वैसे विराम कोण में जो है उसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, यानी आपको यहाँ पे लिखना होगा तो tan अल्फा लिखोगे, समझ गए ना। अब आपको बता देता हूँ विराम कोण अथवा सर्पी कोण है क्या। देखिए किसी अनंत तल माने कि देखिए माने कोई ऐसे टेढ़ा तल है और कोई क्षैतिज तल है, तो कह रहा है अनंत तल और क्षैतिज तल के मध्य वह न्यूनतम झुकाव, अनंत तल और क्षैतिज तल के बीच का वह कम से कम कोण, जिस कोण पर अनंत तल पर रखी वस्तु बस खिसकने वाली हो, माने खिसके ना, बस खिसकने वाली हो, अगर थोड़ा और ये कोण आगे बढ़ गया तो फट से खिसक जाएगी, उसे विराम कोण कहते हैं या सर्पी कोण कहते हैं। अनंत तल व क्षैतिज तल के मध्य का वह न्यूनतम कोण, जिस कोण पर अनंत तल के ऊपर रखी वस्तु बस खिसकने वाली हो, उस कोण को विराम कोण अथवा सर्पी कोण कहते हैं। समझ गए होंगे आप। अब देखिए आपने पीछे ये भी पढ़ लिया कि घर्षण कोण क्या होता है, आपने ये भी पढ़ लिया कि विराम कोण क्या होता है। घर्षण कोण को फाई से और विराम कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ, ये आपको फिगर दिख रहा है, इसी फिगर से मैं आपको घर्षण कोण और विराम कोण में समझाऊंगा अभी। लेकिन पहले आप ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है फाई, ये है घर्षण कोण, ये जो आपको अल्फा दिख रहा है ये हमारा विराम कोण। हाँ, अब मुझे मालूम है आप तो अचंभित हो गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे विराम कोण हो सकता है, आपको लगता होगा तो ये विराम कोण है। देखिए आप बिल्कुल गलत नहीं, ये ही विराम कोण है, आप बिल्कुल गलत नहीं, यही विराम कोण है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इस पर लंब होगी, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें ये 90 डिग्री निकल गया है, तो अल्फ़ा प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये चीज़ आप याद रखना, अल्फ़ा प्लस ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। और एक सेकंड, तो आप जान गए थे कि अल्फा और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब आप ये भी देखिए कि ये जो रेखा इस वाली पर है ये भी इस पर लंब है। अब चूँकि ये भी इस पर लंब है तो यानी कि ये भी इस पर लंब है तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी 90 होगा। तो मैंने ये वाला कोण और ये वाला कोण भी 90 और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी 90 है। और चूँकि ये वाला कोण कॉमन है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम इस विराम कोण को यहाँ पर भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसीलिए मैंने विराम कोण लिखा है। ये विराम कोण हो गया, ये घर्षण कोण हो गया। देखिए मैंने इस चित्र को थोड़ा बड़ा कर लिया क्योंकि उसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने इसको बड़ा कर लिया। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर इसलिए है क्योंकि उस पर जो बल लग रहे हैं वो सब बल उन सबके बलों के विपरीत में कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है और वो दोनों बल बराबर होंगे जो विपरीत में कार्य कर रहे हैं, तभी वो बल स्थिर है। वरना फिर जो बल ज़्यादा होगा उसकी उधर ये वस्तु गति करने लगेगी। चूँकि ये स्थिर ही है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये mg sin अल्फा इसके इधर की ओर बल लगा रहा है और इसके विपरीत में सीमांत घर्षण बल लग रहा है। तो जो हमारा एफ एस मैक्स है वो mg sin अल्फा के बराबर होगा। तो ये देखिए मैंने लिख लिया है, जो हमारा एफ एक्स मैक्स है
वो mg sin अल्फा के बराबर होगा। अब आप देखिए यहाँ देखो परिणामी है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रक्रिया का ये परिणामी एस निकाला गया है, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो अल्फा डिग्री है, वही मतलब कोण है, अभी मैंने आपको दिखा था, इसके चक्कर में पड़ना, ये अकेला है, इससे कोई लेना देना नहीं। इधर आ जाइए। अब अगर देखा जाए तो आपको मैंने इसके द्रव्यमान के कारण नीचे को बल लगता है, द्रव्यमान का नीचे को जो बल लग रहा है वो हमारा mg cos अल्फा है, और तो इसके ऊपर को जो बल लग रहा है वो हमारा अभिलंब प्रक्रिया है, तो r और ये भी बराबर होगा। हाँ तो अब आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए हमारा एफ एस मैक्स है वो mg sin अल्फा के बराबर है, हमारा r है वो mg cos अल्फा के बराबर है। तो फिर हमने क्या किया भाई, देखिए इन दो समीकरण थे, इन दोनों समीकरणों को भाग दे दिया है। समीकरण 1 को हमने समीकरण 2 से भाग दिया है, तो हमने एफ एक्स मैक्स बटे आर बराबर mg sin अल्फा बटे mg cos अल्फा कर दिया। अब इसमें यदि आप देखें तो mg कट रहा है, तो ये हमने mg काट दिया है। अब आपको मालूम है सीमांत घर्षण बल यानी कि एफ एस मैक्स का सूत्र होता है म्यू एस आर। चूँकि एफ एस मैक्स का मान म्यू एस आर होता है, इसीलिए हमने लिख दिया म्यू एस आर बटे आर बराबर साइन अल्फा। देखिए आर कॉमन पे आर काट देंगे, क्योंकि आपने 10th में मालूम ही ये पढ़ा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, इसलिए हमने साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा tan अल्फा कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यदि आपको याद है जब हमने घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में संबंध प्राप्त किया था, तो हमको क्या पता चला था कि tan थीटा बराबर म्यू एस। चलिए आपको दिखा देते हैं इसमें। ये देखिए जब हम घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध ज्ञात कर रहे थे, तो लास्ट में हमको म्यू एस tan थीटा के बराबर दिखाता है, थीटा की जगह पे पाई हो जाएगा। इसीलिए ये जो म्यू एस है ना, एक सेकंड, ये जो म्यू एस है ना, इसको हम tan फाई लिख सकते हैं। अब चूँकि tan फाई बराबर tan अल्फा आ गया तो tan कट जाएगा, तो हमारा फाई बराबर अल्फा हो जाएगा। फाई हमारा घर्षण कोण है और अल्फा हमारा क्या है आपको मालूम है, अल्फा हमारा विराम कोण या फिर सर्पी कोण। तो इस प्रकार हमारा जो क्या कहते हैं घर्षण कोण और विराम कोण में भी मैंने संबंध प्रतिपादित कर दिया। चलिए अभी लास्ट एक टॉपिक बचा है, और जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसमें से समझने मैं आपको बाद में बताऊंगा मौका निकाल के, क्योंकि अभी उसका मैंने भी ढंग से रिविजन नहीं किया है या फिर पढ़ा नहीं कर लीजिए। तो पहले भी एक चीज़ बाकी वो पढ़ाते हैं जी, पढ़ाएंगे क्या समझाएंगे, पढ़ा तो अभी हम नहीं सकते क्योंकि हम खुद पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ाने के काबिल नहीं है, लेकिन हाँ समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे घर्षण के लाभ के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले लिखा है किसी सतह पर चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। माने यहाँ पर देखिए ये बता दिया गया है डायरेक्टली, यदि आपको किसी सतह पर चलना है तो घर्षण की आवश्यकता होगी। यदि आपको याद हो, जैसे आप देखेंगे कहीं काई लगी होती है, चिकनी होती है ना, तो वहाँ फिसल के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है। और कहीं मोरक पड़ी वहाँ क्या आप कभी फिसल के गिरोगे? नहीं गिरोगे, क्योंकि वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होता है। तो यदि आप एक नॉर्मली ये जान लीजिए कि अगर यहाँ पे घर्षण नहीं होता और आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे पैर रख के आगे चलते, तो ऐसा नहीं होता मालूम है। तो आप यहाँ पे पैर रखते और आगे चलने की कोशिश करते, वो आपका पैर यहीं पे आ जाता, क्योंकि घर्षण तो है ही नहीं ना। अगर ये पैर बढ़ाते आगे, वो भी यहीं पे आता है, ऐसे करते हैं आप। घर्षण तो है नहीं, वो आप मून वॉक करने लगते हैं, घर्षण तो है नहीं ना, इसीलिए। अगला पढ़ते हैं चलिए। घर्षण के कारण ही वाहन सड़क पर तीव्र वेग से गति कर पाती है। हाँ, ये भी वही वाला घर्षण कहा, देखिए पहिया है, हमारा पहिया जो गोल गोल घूम रहा है तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। पहिया गोल गोल फ्रिक्शन के कारण घूम रहा है। और जब जैसे कि फ्रिक्शन होता ही नहीं, फ्रिक्शन जब नहीं होता तो क्या होता है, ये है सत्ता है, ये पहिया है, गाड़ी घुमाई, पहिया ही घूम रहा है, चल ही नहीं रहा है, यही घूम रहा है, गाड़ी भी यहीं पे खड़ी है। इसी कारण से गाड़ी के वेग के लिए भी जरूरी होता है। अब घर्षण की अनुपस्थिति में वाहन में ब्रेक कार्य नहीं कर सकेगा तथा उसकी गति के वेग को कम करना रोकना संभव नहीं। हाँ, ये देखिए एक और नॉर्मल बात है, पता चली है। जानते क्या होगा, आपको जड़त्व का नियम तो मालूम है, जड़त्व के नियम में यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी। और जब कोई वस्तु गाड़ी चल रही है तीव्र गति से, गाड़ी तीव्र गति से चल रही, तो जब तक उसका कोई बाह्य बल कार्य ना करे तब तक वो तीव्र गति से चलना ही चालू करेगी। आप ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, फ्रिक्शन एक बाह्य बल है जो कार्य करता है, गाड़ी को रोक देता है, मगर फ्रिक्शन तो है ही नहीं। और जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, और कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो जड़त्व के नियम के अनुसार वो गाड़ी सीधे बिना टायर के घूमने के बावजूद सूं करते हुए चलते हुए चली जाएगी, रुकेगी नहीं कभी। अगला पढ़ते हैं। अगला कोई मशीन में, अरे ये थोड़ा कीलो वीलो आ गया, ढंग से मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे ये लगता है जैसे कि कील होती है, तो कील में आप देखते हैं ऐसे प्लस का निशान थोड़ा चौकट टाइप से होता है, और आप उसमें पेज को लगाते हैं और फंसा करके घुमाते हैं। तो अगर उस कील में फ्रिक्शन ही ना हो, जहाँ वहाँ हल्का सा गड्ढा टाइप से होता है, वहाँ फंसे ही ना, तो क्या आप घुमा पाएंगे, क्या कस पाएंगे? कील को नहीं कस पाएंगे ना। अब पेपर पर स्याही से, जब बैंक के बोर्ड पर चौक से लिखना था, चौक से आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो भी फ्रिक्शन के कारण वो लिख पाते हैं। स्याही से पेपर पर लिखते हैं, तो यदि आपके पास, ये देखिए मेरा पेन है, ये पेन मेरा बॉल पेन है, यहाँ पे आगे की ऊपर एक बॉल लगी होती है, जब मैं लिखता हूँ तो बॉल नाचती है और पीछे की ओर इंक को छोड़ते हुए आगे की ओर निकलती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉल नाचेगी नहीं, इंक छोड़ेगी नहीं, तो लिखना संभव नहीं होगा इस पेन से। आगे देखते हैं। घर्षण के कारण डोरियों में गांठ बनती है। हाँ, गांठ अब घर्षण नहीं होगा तो खुल जाएगी फट से, ये सिस्टम में आगे जाते हैं। आगे बता रहा है कि घर्षण से हानि। अब हमें घर्षण से हानियाँ समझनी, हानियाँ क्या होती है। देखिए, घर्षण सदैव दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, अतः घर्षण के विरुद्ध अतिरिक्त ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे कि दो वस्तुओं के मध्य घर्षण लग रहा है, तो क्या है ना,
अब हमारा थोड़ा सा ऊर्जा अतिरिक्त व्यय होगी उस घर्षण बल के कारण। ये ऊपर एक चीज़ लिखी है, वही चीज़ हल्की फुल्की नीचे लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। मशीनों को दी गई ऊर्जा का एक बड़ा भाग घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यय होता है। मतलब जब जैसे कि हमें मशीनों को चलानी है या ऊर्जा देनी है, मशीनों से हमें गाड़ी चलानी है, तो अधिकतर कार्य तो हमारा ऊर्जा के विरुद्ध इसमें निकल जाता है, उसकी सॉरी घर्षण के। कि पहले तो हम इतना बल लगाए कि घर्षण को कवर कर पाए। जब घर्षण को हम कवर कर पाएंगे तब जो हम आगे जाके अतिरिक्त बल लगाएंगे वो बल हमारी गति में काम करेगा आगे की ओर। आगे क्या लिखा है, मशीनों के घूमने वाले भाग घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं। और जब मशीनों पे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कोई जैसे कि मशीन है जो जैसे गोल गोल नाचती है, और यहाँ पे ये मेरा हाथ मान लो कोई पट्टा है ऐसे बंधा हुआ है इसमें, और ये गोल गोल नाच रही है, मेरा पट्टा ऐसे ऐसे गोल गोल करते आ रहा है लगातार घूम रही है, तो फ्रिक्शन हो रहा है। और फ्रिक्शन हो रहा है तो ये भी किसी बार होगा तो ये गर्म होगा तो धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, टूटने लगेगी। ये सब इसके नुकसान है। तो भाई हम न्यूटन के न्यूमेरिकल जो थोड़े बहुत बाकी हैं वो बाद में लगाएंगे। फिलहाल से अभी काफ़ी रात होगी तो मैं सोने जा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगा तो धन्यवाद, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।